This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव वायर इन फोकस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अतहर अहमद। आज हम बड़े नाजुक और बड़े सेंसिटिव इशू पर बात करने लगे हैं और आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे उस पर बात करने के लिए मैं समझता हूं कि जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है इससे ज़्यादा मौजूद शख्सियत शायद अवेलेबल ना हो हमारे लिए और किसी के लिए भी। आज हमारा मौजू है इक़्तिसादियात पर बात करेंगे। आज हम जिस शोबे में बात करेंगे वो ऑडिट, अकाउंट्स। ये टेक्निकल इशू है, इसमें हर कोई इतनी आसानी से बात नहीं कर सकता। आज हमारे मेहमान, बहुत सारे लोग मेरे इस तारुफ़ी कलमात से पहचान गए होंगे कि आज हमारे मेहमान हैं जनाब शब्बर ज़ैदी साहब। शब्बर ज़ैदी साहब सीनियर पार्टनर हैं ऑडिट फर्म फर्गूसन्स के। शब्बर साहब बहुत अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। तो शब्बर ज़ैदी साहब, आपका जो लेवल है फाइनेंस, ऑडिट एंड अकाउंट्स में, तो वो लेवल तो ऐसे है कि अगर आपके लेवल से बात शुरू की जाए तो बहुत कम लोगों को समझ आएगी बात। लिहाजा हम बात आपसे शुरू करते हैं कि इक़्तिसादियात के बेसिक्स से। बजट हर साल आता है, अच्छा हो बुरा हो वो तो एक बात का इशू है, जो डिबेटेबल इशू है। कई लोगों के लिए अच्छा होता है, कई लोगों के लिए बुरा होता है, लेकिन बजट बनता है, बेस करता है कि हुकूमत के ज़राए महासिल से। तो आप सबसे पहले तो ये बताइए कि वो कौन कौन से ज़राए महासिल होते हैं वफाक के और सूबाई हुकूमत के। वैसे तो उसके बाद अगर देखा जाए तो लोकल गवर्नमेंट के भी होते हैं, लेकिन चलें हम ऊपर के दो स्टेजेस की बात करें तो बड़े बड़े महासिल के ज़राए क्या हैं? देखिए, जो पाकिस्तान का आइन है उसमें फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है एक जी, उसमें सूबाई गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के महासिल को अलग अलग कर दिया गया है। कौन से महासिल फेडरल गवर्नमेंट हासिल करेगी और कौन से महासिल सूबाई गवर्नमेंट हासिल करेगी। उसमें मैं पहले फेडरल गवर्नमेंट के बता देता हूँ। फेडरल गवर्नमेंट के पास एक्चुअली दो बड़े महासिल हैं, तीन बड़े महासिल हैं। एक है इनकम टैक्स ऑन एनी इनकम एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। अच्छा, वो अलग है। ऑल इनकम्स आर टैक्स बाय फेडरल गवर्नमेंट एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम विच आर टू बी टैक्स बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अच्छा, जो ज़रूरी आमदनी है उसकी राइट ऑफ टैक्सेशन फेडरल के पास नहीं है बल्कि प्रोविंशियल के पास है। अच्छा, ये बहुत कम लोग इसको डिटेल में समझते हैं। जी बिल्कुल। उसके बाद इसी तरह सेल टैक्स जो है वो पूरी तरह फेडरल गवर्नमेंट के पास है, मगर उसमें भी दो डिवीजन है। सेल टैक्स ऑन गुड्स फेडरल गवर्नमेंट के पास है और सेल टैक्स ऑन सर्विसेज प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है। अच्छा, ये भी लोगों को कम पता है कि सेल टैक्स ऑन गुड्स फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है और सेल टैक्स ऑन सर्विसेज प्रोविंशियल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। अच्छा, तीसरा है कस्टम ड्यूटी, वो टोटली फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। जी यकीनन। इसके अलावा फेडरल एक्साइज ड्यूटी फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। ठीक तो है। फेडरल गवर्नमेंट के चार सब्जेक्ट हुए, इनकम टैक्स अदर देन एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स ऑन गुड्स, कस्टम्स एंड फेडरल एक्साइज ड्यूटी। ये उनके, इसको हम बोलते हैं उनके टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू, अगर आप बजट देखेंगे उसमें दो कॉलम मिलेंगे आपको, देखा एक टैक्स रेवेन्यू, एक होगा नॉन टैक्स रेवेन्यू। अच्छा, नॉन टैक्स रेवेन्यू होते हैं उनके जो उनको रॉयल्टीज़ मिलती हैं, डेवलपमेंट सरचार्ज मिलते हैं, ठीक है। ऑयल पे रॉयल्टी मिलती है और जगह रॉयल्टी मिलती है, ये उनके नॉन टैक्स रेवेन्यू है। उसके अलावा उनके नॉन टैक्स रेवेन्यू एक होते हैं जो वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का प्रॉफिट होता है, वो उनका नॉन टैक्स रेवेन्यू है। अच्छा, उसके अलावा उनके पास कुछ कॉरपोरेशंस हैं, जैसे OGTCL है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, ये सब गवर्नमेंट की सरकारी कॉरपोरेशंस हैं, PSO है, इनके डिविडेंड्स आते हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट की दो रिसीट होती हैं, एक होती है टैक्स रेवेन्यू की रिसीट और एक होती है नॉन टैक्स रेवेन्यू की रिसीट। तो टैक्स रेवेन्यू की रिसीट हमारी तकरीबन इस वक्त 3,600 बिलियन के हमने प्रोजेक्ट किया अगले साल के लिए, और तकरीबन 1,000 बिलियन का 800 या 1,000 बिलियन का रेवेन्यू होता है नॉन टैक्स रिसीट का। तो ये मिला के तकरीबन 4,200 4,400 के करीब फेडरल गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू होता है। अच्छा, ये है फेडरल गवर्नमेंट की रिसीट। ठीक है। अब आ गई रिसीट प्रोविंशियल गवर्नमेंट की। जी इस तरह मैंने कहा प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है, जी। उनके पास सेल टैक्स ऑन सर्विसेज है, अच्छा, उनके पास प्रॉपर्टी टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है, ये समझ आती है बात। उनके पास मोटर व्हीकल टैक्स है, ऑक्ट्रा है, मोटर व्हीकल अच्छा, गाड़ियों पे जी, आप टोकन, गाड़ी का टोकन, जी 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 जी, वो है। उनके पास स्टैम्प ड्यूटी है। अच्छा,
जो जितनी भी स्टैम्प ड्यूटी है वो सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो बड़े रेवेन्यू हैं वो सारे ये हैं। अच्छा, उनके पास लैंड रेवेन्यू है, मालिया जिसे कहते हैं आप। जी जी। जितने भी टैक्सेस ज़मीन से रिलेटेड हैं वो सारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट। जो इसमें जो प्रॉपर्टी टैक्स है जी, वो टेक्निकली तो सूबाई गवर्नमेंट के पास है, मगर उसको उन्होंने डिवॉल्व कर दिया है टू दी डिस्ट्रिक्ट्स। मतलब वो कलेक्ट तो फेडरल गवर्नमेंट करती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती है, मगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जितना कलेक्ट करेगी वो उस डिस्ट्रिक्ट को दे देगी। ठीक है। तो पाकिस्तान जो है वो टेक्निकली, हमारे यहाँ प्रैक्टिकली नहीं है मगर टेक्निकली 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, फेडरल, प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट्स। एंड लोकल गवर्नमेंट, 3 गवर्नमेंट, ये दिस इज हाउ पाकिस्तान इज डिवाइडेड। अच्छा सर, इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अक्सर ह्यू एंड क्राई सुनते रहते हैं बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से कि कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जो जिसे हम डुअल टैक्स कहते हैं, जैसे हम ये कहते हैं कि सूबाई हुकूमत भी वसूल कर रही होती है, वफाक भी वसूल कर रहा होता है इस पर। तो इसके बारे में आप देखिए, इसमें ये हुआ एक्चुअली, ये एक ट्रांजिशन हुई है कि पहले हमारे सारे टैक्सेस, स्पेशली सेल टैक्स ऑन सर्विसेज जी, ये फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी ऑन बिहाफ ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ऑन बिहाफ ऑफ? हाँ, लीगली तो हमेशा से प्रोविंशियल का राइट था। अच्छा। ये लोगों की गलत फहमी है कि 28 जनवरी में तब्दीली हुई है, 28 जनवरी में तब्दीली नहीं हुई। ठीक है। 28 जनवरी से पहले भी ये राइट प्रोविंशियल का था, उन्होंने अपना राइट डिवॉल्व किया हुआ था फेडरल के हाथ में। ठीक है। 28 जनवरी के बाद उन्होंने राइट वापस ले लिया, वो खुद कलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, सूबाई गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है ऑन सर्विसेज, मगर एक टैक्स है जिसका नाम है फेडरल एक्साइज ड्यूटी, वो टैक्स फेडरल गवर्नमेंट रिसीव करती है। बहुत सी ऐसी सर्विसेज जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी में भी टैक्सेबल है जी, और वो सूबाई में, तो वो आपस में क्लैश हो गया। यहाँ क्लैश है। अच्छा, उसमें एक बात जो हम 2 बातें समझने की है। पहली बात तो ये है कि एक्साइज ड्यूटी दुनिया में टैक्स कलेक्शन मेजर नहीं है। अच्छा, ये होता है जिन चीज़ों की आप कंजम्पशन कम करना चाहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, डी मार्केटिंग जिसे कहते हैं। डी मार्केटिंग, जैसे आपको अगर शराब की कम करनी है इस्तेमाल, या सिगरेट का इस्तेमाल कम करना है, तो उस पर आप एक्साइज, या गैमलिंग को ख़त्म करना है, तो एक्साइज ड्यूटी कंजम्पशन को कम करने के लिए लगाई जाती है, बढ़ाने के लिए नहीं लगाई जाती कि लोग कम से कम खर्च करें। तो वो उसका एक एक्चुअली इज ए डिफरेंट मेजर। हमने एक्साइज ड्यूटी को कलेक्शन मेजर भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सीमेंट एक्साइज ड्यूटी लगी हुई है, सीमेंट पे भी लगी हुई है, बेवरेज पे भी लगी हुई है। तो अच्छा, मगर अब इस बजट में जो डुप्लीकेशन थी ना, वो उन्होंने ख़त्म कर दी है। तो जो सर्विसेज पहले फेडरल में थी, अब वो प्रोविंशियल में टैक्सेबल हैं, अब वो फेडरल में टैक्सेबल नहीं हो सकती। अच्छा सर, एक मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी बातचीत के दौरान आपने कहा था मोटर व्हीकल टैक्स के बारे में। तो मोटर व्हीकल टैक्स जो है वो अब गाड़ी हो गई किसी की, 6 महीने के साल में 2 मरतबा ये टैक्स लिया जाता है, और वो टैक्स देने के लिए आपको बाकायदा एक दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर नेशनल बैंक की लाइन में खड़ा होना पड़ता है, और फिर उस दिन अगर उसका क्लर्क नहीं आया हो तो जो आपकी छुट्टी भी ज़ाया होती है। तो एक इसमें ओवरहेड में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, ठीक है ना। और फिर दूसरी बात ये है कि आपकी गाड़ी हो गई एक आदमी की, और वो गाड़ी इस तरह से है कि सारा दिन चलती है, आपको छोड़ने गई, फिर बेगम को शॉपिंग कराए, फिर बच्चों को छोड़ा। मेरी गाड़ी हफ्ते में 1 दिन निकलती है, टैक्स आप भी इतना देते हैं, मैं भी इतना देता हूँ। आप सारे दिन सड़क इस्तेमाल करते हैं, मैं हफ्ते में 1 दिन टैक्स इस्तेमाल करता हूँ। मेरा सिर्फ पूछना यह था कि अगर हम इसको इंसाफ इस तरह से कर दें कि ये एक महकमा जो है ना, इसका बहुत सारा ओवरहेड भी है, ठीक है ना, तो उस महकमे को ख़त्म कर दें, बहुत सारे करोड़ों रुपए का ओवरहेड हमारा ख़त्म हो जाएगा। हमारे यहाँ हर महीने पेट्रोल की प्राइस रेगुलेट होती है, पेट्रोल तो पिछले दिनों 25-30 रुपए तक नीचे गिर गया। अगर हम, जब कीमत कम हो रही हो, जब किसी महीने पेट्रोल की कीमत 5 रुपये अगर लीटर कम हो रही हो, तो आप 5 रुपये कम ना करें, आप 4 रुपये कम कर दें, और आवाम को बता दें कि 1 रुपया जो है आपका रोड टैक्स की मद में आप दे रहे हैं पर लीटर। अच्छा साहब, आपकी यही चीज़ इसमें जो है ना, CNG पे भी कर दें। आपकी जो बात है वो बिल्कुल दुरुस्त है, और मोटर व्हीकल टैक्स के ऊपर ये अब बहुत ऑलमोस्ट डिटेल स्टडी हो चुकी है कि इसको जो प्रेजेंट सिस्टम से चेंज करें, ये इनइक्विटेबल है। जो आप, जिस तरह आपने कहा, इनइक्विटेबल है, ये नाइंसाफ, गैर मुनसिफाना है। तो अब ये ऑलमोस्ट एग्रीड था कि इसको हम रिलेट कर दें विद कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल के साथ जी, कि जितना पेट्रोल की लेवी के अंदर एक सर्टेन लेवी ऐड कर दें जो मोटर व्हीकल टैक्स की मद में आ जाए। इसके ऊपर थ्योरेटिकली सबका एग्रीमेंट है जी, मगर क्योंकि वो उसमें वो हमारे मुल्क में टाइम लगता है, और आपस की बात है, वो जो एम्प्लॉई वहाँ बैठे हैं जी, और वो जो लोगों की सिफारिशें लगी हुई हैं, और तो उसकी वजह से वो ये काम नहीं हो रहा। मगर अब ये टाइम आ गया कि उसको उससे ख़त्म किया जाए, और मोटर व्हीकल टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये इसको पूरा रिवाइज करके किया जाए, और ये इस तरह नहीं हो जिस तरह आज है। इससे एक और
इसलिए मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ कि इससे एक और करप्शन का दरवाज़ा खुल गया है, बिल्कुल इसलिए कि सड़क पर पुलिस वाले का इख्तियार नहीं है कि रोक कर ये आपसे पूछे कि टैक्स की रसीद दिखाओ, नहीं होगा तो मैं चालान करूंगा। अगर आप टेक्निकली पूछें तो पुलिस वाले का इख्तियार कभी था ही नहीं जी। मोटर व्हीकल टैक्स की मॉनिटरिंग पुलिस वाले का इख्तियार है ही नहीं जी। ये इख्तियार ही एक्साइज एक्शन डिपार्टमेंट, मगर वो पुलिस वालों ने बिला वजह ले लिया है जी, टेक्निकली नहीं है, आवाम की ना आगाही की वजह से ले लिया ना। हाँ, और वो लोगों को ये पता नहीं है कि ये राइट इसका है ही नहीं, इसका राइट है नहीं। ट्रैफिक की डीरेगुलेशन के ऊपर आप चालान कर सकता है, मोटर व्हीकल टैक्स नहीं देने में चालान नहीं कर सकता जी। अच्छा सर, ये तो चले हमने अभी बात की, बेसिकली हम इससे पहले कि हमारे पास कुछ और वक्त की तंगी आए, बेसिकली आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बीइंग एन एक्सपर्ट ऑफ फाइनेंस एंड रेवेन्यू एंड टैक्स कलेक्शंस, ओवरऑल इस बजट के बारे में आपका क्या ख्याल है? और ये जो हम सुन रहे हैं कि लग्जरी आइटम्स पे टैक्स नहीं लगाया, बेसिक आइटम्स पे टैक्स लगा दिया है, इसके बारे में क्या ओपिनियन है? देखिए, इसमें जो पाकिस्तान का टैक्स का जो पूरा बेस है, उसमें आप जानते हैं इलास्टिसिटी होनी चाहिए कि जैसे जैसे माशरा बढ़े, टैक्सेशन की बेस बढ़े, और इनकम जिसकी ज़्यादा हो वो ज़्यादा टैक्स दे, जिसकी इनकम कम हो वो कम टैक्स दे जी। मगर हमने जो सिस्टम टैक्स का अपने सिस्टम में डाल लिया है, उसमें क्योंकि हमारा जो बुनियादी कलेक्शन ऑफ मैकेनिज्म है वो हम इनडायरेक्ट कंजम्पशन पे टैक्स कर रहे हैं, मतलब कंजम्पशन में टैक्स कर रहे हैं बाय इन द फॉर्म ऑफ सेल्स टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। इवन हमारा इनकम टैक्स भी रिलेट करने लगा है अब ऑन सेल्स। अच्छा, तो इनकम पे टैक्सेशन जब नहीं हो रही तो अब क्या हो रहा है कि गैर मुनसिफाना टैक्सेशन हो रही है। मतलब अगर मैं चाय पी रहा हूँ, एक आदमी जिसकी हैसियत फाइनेंशियली बेहतर है वो चाय पी रहा है जी, और एक गरीब आदमी चाय पी रहा है, टैक्स दोनों बराबर दे रहे हैं उस चाय की कीमत। ये तो नाइंसाफी हो गई। नहीं, देखिए ना, आज मैंने उनको आसान कर दिया इसको कि जो टी पे टैक्स लगा हुआ है ऑन सेल टैक्स, वो एक सेल टैक्स है, टी पे लगा हुआ है। अब चाय की प्याली एक मैं पी लूंगा और एक चाय की प्याली एक मजदूर पी लेगा, दोनों टेक्निकली बराबर सेल टैक्स देंगे। तो जो बेसिक ह्यूमन कंजम्पशन के आइटम है, लाइक चाय, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, लाइक गैस, जो आम आदमी इस्तेमाल करता है, बिजली, इन पे से इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए। अगर आपको रियल बेनिफिट आम आदमी में ट्रांसफ़र करना है, अच्छा, अब अगर मैं भी फाइनेंस मिनिस्टर हूँ तो मैं ये ख़त्म नहीं करूँगा, इसलिए कि मेरे पास इनकम टैक्सेशन के ज़राए नहीं है, मेरे लोग इनकम टैक्स देने को तैयार नहीं है, और हमारा एक कल्चर या तहजीब बन चुकी है कि हम इनडायरेक्ट टैक्सेस देने के लिए तैयार हैं मगर डायरेक्ट टैक्सेस देने के लिए तैयार नहीं है। तो वो बुनियादी जो खराबी आ गई है उसने पाकिस्तान को एक टैक्स के जिसे कहते हैं ना विशेष सर्कल में डाल दिया है। एक खला पैदा हो गया, एक खला पैदा हो गया और एक विशेष सर्कल हो गया है कि अगर मैं सेल टैक्स चाय पे ख़त्म करता हूँ तो एकदम रेवेन्यू गिर जाएगा। सर, एक गरीब आदमी की तो बुनियादी ग़िज़ा ये है कि तंदूर की रोटी और चाय से उसका नाश्ता है। एग्जैक्टली। अब ये मैंने बड़ी चाय की मिसाल इसलिए दी ना, हाँ, समझने के लिए, आवाम के लिए तो बहुत बेहतरीन मिसाल है कि एक आदमी चाय मैं पीऊँगा, मैं भी दूंगा, और एक मजदूर पिएगा वो भी देगा। तो वो अगर 4 प्याली पी रहा है तो वो 4 प्याली पी के वो दिन में तकरीबन समझ लें 3 रुपये टैक्स पे चलेगा उसके जी। तो उसके लिए 3 रुपये बहुत बड़ी चीज़ है जी, बिल्कुल। अगर मेरे लिए शायद 3 रुपये बड़ी नहीं हो, तो ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन हमने टेक्निकली फूड आइटम पे लगा दी है और नेसेसरी आइटम पे लगा दी है, ये हमें ख़त्म करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इस बजट में उन्होंने पैक मिल्क पे भी लगा दिया, मिल्क जो पैक मिल्क है, इस बजट में उन्होंने टैक्स लगा दिया ऑन पेंसिल और स्टेशनरी आइटम के ऊपर भी। तो अब सवाल ये है कि जब आप डायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाते जाएंगे, इसलिए कि आपके रेवेन्यू नॉन टैक्सेस इनकम टैक्सेस से नहीं आ रहे, तो पाकिस्तान के माशरे में टैक्स का जो सिस्टम है वो गरीब के खिलाफ और अमीर के फेवर में हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है, और वो मजबूरी में हो जाता है। तो सर, इस पर शोर मचाना कोई नाजायज़ बात तो नहीं हुई ना? नहीं, नाजायज़ बात कोई नहीं है, मगर इसमें पूरी गवर्नमेंट फंसी हुई है कि मतलब वो क्योंकि अमीर आदमी टैक्स नहीं ले पा रहे हैं तो वो अपना बजट ही पूरा करना है, तो फिर क्या करें सिवाय इसके कि ये जो करते हैं। तो ये उनके वो भी मैं उनकी नुमाइंदगी नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ वो मजबूरी में करते हैं, मगर ये एक विशेष सर्कल फंस गया है। अच्छा सर, बीइंग एन एक्सपर्ट इन ऑडिटिंग फाइनेंस, ऑडिट रिपोर्ट जो चीज़ होती है वो एक जिस्ट होती है, कंपनी के काम की फाइनल रिपोर्ट होती है कि ये काम जो कुछ भी हुआ कानूनी तौर पर ठीक तरीके से, ये सारी चीज़ें, राइट फ्रॉम लिस्टिंग ऑफ कंपनीज। अब ऑडिट में अक्सर ये होता है कि कुछ नई जिद्दत मुतारुफ
की है आपने, या कोई इस तरह का इरादा है कि हमारे यहाँ का एक बहुत बड़ा मसला है करप्शन का, तो ऑडिट के ज़रिए, ऑडिट साइंस के ज़रिए कोई नया तरीका कि जिसमें करप्शन का डिटेक्शन हो और इसके बारे में, इसके तदारुक के लिए कोई तजवीज़? देखिए, इसमें बहुत, ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट सवाल किया है, और क्योंकि इसमें मेरा एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल इसलिए है कि मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑडिट फर्म का सीनियर पार्टनर हूँ। जी बिल्कुल। और मैं पास में इंस्टीट्यूट का प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ जी, इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंट पाकिस्तान का। इसमें दो चीज़ें समझने वाली हैं। पहली बात तो ये कि ऑडिट इस वक्त होता है सिर्फ उन कंपनीज़ का जो लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज हैं या पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उनकी रिक्वायरमेंट है जी। मगर पाकिस्तान में अगर पूरे कारोबार को देखा जाए तो उसमें उनका प्रोपोर्शन वो नहीं है जो हम समझते हैं। पाकिस्तान की पूरी इकनॉमी अगर है 280 बिलियन की या 290 बिलियन की इकनॉमी है, उसमें कितना कारोबार वो लोग कर रहे हैं जो ऑडिट, जो इनका ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिनका ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहे हैं और जिनका ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं कर रहे हैं। अच्छा। तो पाकिस्तान में पहली बात तो ये कि एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी हो गई है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब दूसरी बात, एक ऑडिट में जो हम, इसको हम बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देते, वो एक तो ऑडिट हम कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहे हैं, मगर एक ऑडिट जनरल ऑफ पाकिस्तान भी कर रहा है। अच्छा। जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है वो उन इदारों का ऑडिट करता है जो गवर्नमेंट से पैसे लेते हैं। जी। अच्छा, मुझे ये कहने में, अच्छा, इसमें एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग आई वुड से मिसकंसेप्शन है, वो भी क्लियर कीजिए। जिस तरह आपने कहा कि ऑडिटिंग से हम करप्शन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये बात थ्योरेटिकली करेक्ट है, प्रैक्टिकली करेक्ट नहीं है। अच्छा। कि मैं किसी ऑडिट करके ये नहीं साबित कर रहा कि मैं इस केस के अंदर फ्रॉड नहीं हुआ है। अगर फ्रॉड हुआ है, देखिए, एक होता है कि उसने गलत अकाउंटिंग की है, वो मैं आइडेंटिफाई कर लूँगा जी, मगर अगर मैनेजमेंट मिली हुई है विद द ट्रांजैक्शन, तो वो मेरे परव्यू से बाहर है। अच्छा। तो ऑडिट को हम इन्वेस्टिगेशन समझते हैं। देखिए, ऑडिट जो है वो सिर्फ ये इंश्योरेंस है कि इसमें फ्रॉड नहीं है। ठीक है जी। फ्रॉड नहीं है जी। और फ्रॉड की ऑडिटिंग आम ऑडिटिंग में नहीं आती जी। तो जो जिन कंपनियों का मैं ऑडिट कर रहा हूँ, अगर उन कंपनी में कोई फ्रॉड होगा तो मैं लायबल नहीं हूँ कि आपने क्यों नहीं डिटेक्ट किया, क्योंकि फ्रॉड जो होता है वो कनाइवेंस से होता है। ठीक है। वो आम कागज से आइडेंटिफाई नहीं होता। हाँ, वो एक मिली भगत है। तो ये बात समझने की है कि क्या ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन एक ही चीज़ है। अच्छा। और क्या इन्वेस्टिगेशन और क्या ऑडिट होना, जिस तरह आपने सवाल किया कि अगर किसी अकाउंट्स का ऑडिट हो गया तो उसका मतलब ये है कि ये करप्शन से पाक है, क्लीन, ये नहीं है, क्लीन चिट, ये क्लीन चिट नहीं है। अच्छा। देखिए, परसेप्शन है क्लीन चिट है। जी, मैं परसेप्शन के क्लीन चिट है, मगर ये क्लीन चिट नहीं है। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल आप ले लें, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, PSO है, SNGPL है और OGGC है और बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अब इनमें आप सुनते रहते होंगे, बहुत सारे किस्से आपको करप्शन के नजर आते हैं, सुनते हैं, ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ, वो हुआ। ठीक है, केस चल रहे हैं, उनके MD के खिलाफ केस चल रहे हैं। अब क्या उसमें ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है, सवाल ये है। उसमें यही बात है, अगर वो कनाइवेंस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ऑयल एंड पेट्रोलियम से हुआ है और मैनेजमेंट में शामिल है, तो एक आम ऑडिटर अपनी आम टेक्निक से उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। आपका फिर दायरा तो उस फर्म तक रहेगा। अच्छा, अब ये एक बहुत अहम सवाल है। अब इसमें अगर मैं नहीं कर सकता, फिर मुझे आपने क्यों रखा हुआ है? देखिए, सवाल ये ना कि अगर आप ये कह रहे हैं कि जी मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं नहीं कर सकता जी, तो फिर मैं किस मर्ज की दवा हूँ? ठीक है, देखिए ना बात। बिल्कुल, ये तो आम आदमी के जहन में सवाल आएगा कि फिर मैं किस बात, अगर आपने मुझे पैसे भी देने हैं, किस बात की दवा हूँ? तो ऑडिटिंग प्रोफेशन को कहाँ जाना है जी, ये एक इस वक्त ओपन सवाल है। ठीक है। और मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में ऑडिट प्रोफेशन अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में एक शक्ल और रखता है, वो एक अलग माशरा है जी। हमारे माशरे में अभी लेवल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, लेवल ऑफ करप्शन इतनी ज़्यादा है कि आपको ऑडिटर को कुछ ऐसे पावर और कुछ ऐसे रोल देने पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं। अच्छा, मतलब एक जुडिशियल इख्तियारात। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मुझसे वो रिपोर्ट लें जो मैं आपको करानी सर, होना तो चाहिए। देखिए, इसके लिए भी प्रोविजन मौजूद है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर कि वो ऑडिटर को अपॉइंट कर सकता है इन्वेस्टिगेटर इन अ कंपनी। अच्छा। एक तो रेगुलर ऑडिट है जी, और उनको चाहिए कि वो अकाउंट्स देखें और उसके बाद रोल दें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को और ऑडिट फर्म को कि वो अपना रोल पूरा करें। अच्छा। मगर ये मैं एज ए पास्ट प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूट ये कहता हूँ कि शायद मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, शायद
जिस लेवल पे रोल हमें अदा करना चाहिए था हमने नहीं किया। अच्छा, उसकी दो वजूहत है। हम इस वक्त जिस तरह आप क्रिकेट में कहते हैं ना, हम बैक फुट पे खेल रहे हैं। जी जी। हम बैक फुट पे इसलिए खेल रहे हैं कि जो पाकिस्तान के माशरे में एक रवैया पैदा हो गया है कि आप अगर कोई भी कहीं भी किसी चीज़ में इन्वॉल्व है तो फिर आप कल शाम को मीडिया पे आए होते हैं। यकीनन। ठीक है, तो फिर वो मीडिया में जो बैशिंग होती है उसके हिसाब से अब अगर आप देखें प्रोफेशन पीछे हट गया है। जब प्रोफेशन को कहा जाता है कोई बड़ा काम है, हम इन्वेस्टिगेशन कर दें, हम कहते हैं हमें नहीं करना, हमें नहीं करना, क्योंकि कल को जब मैं कर दूंगा तो या अगर मैं गवर्नमेंट के फेवर में करता हूँ तो मुझे कहा जाता है गवर्नमेंट के साथ, और अगर मैं अगेंस्ट में करता हूँ ना, ऑन बोथ साइड आई एम फंसेंगे आप ही। ठीक है, बस तो इसलिए प्रोफेशन जो है अकाउंटिंग प्रोफेशन वो पीछे हट गया है। इट इज़ प्लेइंग ऑन द बैक फुट। अब उसको फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए, मगर वो उसके वजूहत हैं और ये हमें पूरे माशरे को देखना चाहिए कि वो क्या है। दूसरी बात जो सर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग रियलाइज़ नहीं कर रहे, हमारे ऊपर क्या चेक है। जी, सवाल ये कि मेरे ऊपर क्या चेक है कि मैंने सही काम किया। सर ऑडिटर्स को चेक करने की रेगुलेटरी अथॉरिटी जो भी होगी, मैं भी इसके बारे में आपसे तफसील से बात करूंगा। एक हमें मुख्तसर सा वक्फा लेना है, वक्फे से बाद शब्बर जैदी साहब से हमारी बातचीत जारी रहेगी। एक मुख्तसर सा वक्फा लें। नाजरीन, प्रोग्राम लाइव वायर एंड फोकस में खुशामदीद। शब्बर जैदी साहब से हमारी बातचीत जारी है। शब्बर साहब, एक तो इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, मेरा ताल्लुक़ खुद तदरीस के शोबे से है और इसके अलावा स्टूडेंट गाइडेंस एंड काउंसलिंग से भी है। एक मसला जो आजकल बढ़ता जा रहा है कि सर CV बना दें, और CV कैसे बनाते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करना है, संडे का अखबार देखने हैं और हमने ये करना है। लेकिन रोज़ाना सारे लोग सिर्फ यही बात करते हैं। इतने स्टूडेंट से बहुत तवील अरसे से मैं भी तदरीस से वाबस्ता हूँ, कोई स्टूडेंट ऐसे नहीं आया कि सर मैं कारोबार करना चाहता हूँ, मैं काम शुरू करना चाहता हूँ, मेरे पास सरमाया है, लेकिन मैं क्या करूँ। तो इसलिए हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने पर सेमिनार तो बहुत हुए हैं, लेकिन अमली तौर पर कोई काम शुरू नहीं हुआ है। कोई कंपनी, जो भी काम शुरू होता है तो सबसे पहले कंपनी रजिस्टर होती है, और कंपनी रजिस्टर होती है ऑडिटर्स के ज़रिए। तो इस सिलसिले में क्या कोई पाकिस्तान में रीसेंट पास्ट में या माजी में ये प्रोग्रेस के क्या सिचुएशन है, स्पीड कैसी है? देखिए, लिस्टिंग ऑफ न्यू कंपनी, इसमें 3-4 बड़े बुनियादी इश्यूज हैं। पाकिस्तान में दुनिया में तरक्की जब होगी जी, तो उसके लिए एक रिक्वायरमेंट है कि कॉर्पोरेटाइजेशन हो जी, मतलब कि पार्टनरशिप और सोल पार्टनरशिप के बगैर लोग कंपनियों में काम करें जी। अगर आप पूरा पाकिस्तान का कल्चर जी और पाकिस्तान का टैक्स का रिजीम देखें तो वो एंटी कॉर्पोरेटाइजेशन है जी। मतलब कॉर्पोरेटाइजेशन को हम प्रमोट नहीं करते तो एज अ कल्चर हमारे मुल्क में रवायत नहीं बनी हुई कि मैं कंपनी बनाए काम करूं, मैं इंडिविजुअल में काम करना पसंद करता हूं। तो उसमें टैक्स एडवांटेज भी है, उसमें आसानी भी है। आज दरवाज़ा खोला, दुकान बनाई, कल उसको बंद किया, कोई और काम शुरू कर दिया। खासतौर पर ट्रेडिंग में ये काम बहुत ज़्यादा होता है उसकी बुनियादी। तो इसीलिए अगर आप मेरे बजट कमेंट्स पढ़ें, मैंने इसमें लिखा है कि ये जो बजट है या और बजट जो पिछले आए हैं उनमें कॉर्पोरेटाइजेशन को हमने प्रमोट करने के बजाय उनको डिस्करेज किया। उसमें दो तीन वजूहत है। और अच्छा, जब पहले उसी से रिलेटेड है एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप का जहाँ तक सवाल है, इसमें थोड़ा सा कसूर जो है वो हमारे माशरती रवैयों का है। दूसरा जो हमारा प्रॉब्लम है कि वो हमारी जो तालीमी इदारों में तालीम हो रही है उस तालीम का ताल्लुक ग्राउंड रियलिटी से नहीं है। मैं मिसाल देता हूँ जी। जो लड़का लम्स में MBA कर रहा है जी, उससे आप वॉल स्ट्रीट के बारे में जो मर्जी पूछना चाहे पूछ लें, अमेरिका की, न्यूयॉर्क की जी। उससे पूछे फैसलाबाद की सुतर मंडी में क्या होता है, उसे नहीं पता होगा यकीनन। ठीक है, कराची में IBA पढ़ रहा होगा, वो कोई जूनियर मार्केट नहीं गया होगा जी। तो पाकिस्तान के माशरे में जो कारोबार है वो स्क्रैच से शुरू करना है। नहीं, वो कारोबार और कारोबार की तालीम अलग अलग हो गई है। सही। जो बंदा IBA MBA कर रहा है, लम्स में कर रहा है, KSBL में कर रहा है, वो मेंटली अमेरिका में रह रहा है। सही कह रहा है। वो बनना चाहता है बिल गेट्स जी। उसके दिमाग में बिल गेट्स बनना है या उसके दिमाग में गूगल का ओनर बनना है। वो ये नहीं देख रहा कि मेरे आजम क्लॉथ मार्केट में, बोरी बाज़ार में, सुतर मंडी में, कचहरी बाज़ार फैसलाबाद में क्या हो रहा है। और ये
जो डीलिंक हो गया है बिटवीन द एजुकेशन ऑफ द बिजनेस एंड एक्चुअल बिजनेस। एकेडमी और इंडस्ट्री दूर हो गई है। एकेडमी और इंडस्ट्री दूर हो गई है। एक ज़माने में कराची में कहा जाता था कि कराची यूनिवर्सिटी शहर से 12 मील परे, शहर से 12 मील परे है। हाँ, एक अलबेली तो, बस्ती। तो अब कराची यूनिवर्सिटी सेंटर में है नहीं, मगर वो अभी भी मेंटली शहर से 12 मील परे है। सही बात। मैं इसकी आपको मिसाल देता हूँ और इसको बड़ा आसान में करते हैं। आप ये हम जो आप आपस में बात कर रहे हैं, मैं और आप बात कर रहे हैं, हम इस वक्त एक इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं या हम इकोनॉमिक्स इनडायरेक्टली इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट डील कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, ये बजट आया अभी, ठीक है, बजट आया, आप मुझे पूरे पाकिस्तान में बजट पे कोई डिस्कशन दिखा दें जो किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने की हो। मैं कन्फेस करता हूँ। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिवर्सिटियों में जो पढ़ाया जा रहा है और इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जा रहा है उसका कोई ताल्लुक पाकिस्तान के कारोबार से नहीं है। नहीं। ठीक है। जो मैकलर मैं उस दिन इकोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ में तकरीर कर रहा था कराची यूनिवर्सिटी की, मैंने AERC में मैंने उन्हें कहा कि देखिए जी, आप और मैकलर रोड के अंदर एक फासला है। मैकलर रोड पे जो है हम कारोबार में बैठे हुए हैं, अंदर हम कारोबार से डील कर रहे हैं सुबह शाम, साथ में स्टेट बैंक है, साथ में स्टॉक एक्सचेंज है, साथ में जुदा मार्केट है, हम आपस में लिंक कर रहे हैं। तो आपके कहने से मैं ये जिस्ट निकालूं कि इन दो इंडस्ट्रीज को करीब आना पड़ेगा, हाँ, तब कहीं जाके काम। अच्छा, इसमें एक और मसला भी है जो मैं आपको आज एक लाइटर टोन में बताता हूँ। एक पिछले गवर्नर साहब थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जी। तो एक दिन वो मुझे ऐसे ही बात होने लगी इन्फ्लेशन के ऊपर और कारोबार के ऊपर और कमोडिटी प्राइस के ऊपर। तो मैंने उन्हें कहा कि सर आप बैकल रोड पर बैठे हैं, आपका स्टेट बैंक किधर है, आप सड़क पार करें जुदा मार्केट में दाखिल हो जाते हैं। तो मेरी गुजारिश है कभी अपने बैंक से उठ के जुदा मार्केट भी जाएं। सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। देखिए, ये नहीं हो सकता कि अमेरिका वाला वॉल स्ट्रीट पे बैठ के अमेरिकन इकोनॉमी से डाइवोर्स हो जाए। अच्छा, इसी का एक अगला पहलू भी है जी। हमारे यहाँ जो थ्योरी आ रही है, हमारे यहाँ आज क्या हो रहा है, हम सुबह उठते हैं और अपने गूगल पे अमेरिका वाले हमारे इकोनॉमी के बारे में क्या कह रहे हैं वो पढ़ते हैं। सर, आपने ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया अमेरिका वाले क्या कहते हैं वो पढ़ते हैं, इसी पे आज की बिल्कुल ताज़ा खबर पर मैं आपसे तबसरा चाहूँगा कि ये आलमी मालियाती इदारे जो हैं वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में बड़े पॉजिटिव सिग्नल्स दे रहे हैं। अभी आज ही की बात है, ये स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल, मुर्गन स्टैनले, और इन्होंने पाकिस्तान की मईशत को एक उभरती हुई मईशत करार दे दी है। तो ठीक है, वो कोई ऐसे मतलब इस लेवल के नहीं है, वो इंटरनेशनल लेवल के हैं, उन्होंने दिया है तो कुछ देख कर ही दिया है हमारे पॉजिटिव सिग्नेचर्स को। और वो पाकिस्तान की मार्केट को इंटरनेशनल मार्केट में अगले साल तक शामिल करना चाहते हैं। तो मैं जो फाइनेंस का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि ये चीज़ ऐसी है कि जिससे मुझे इस बात के मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि हमारी मईशत बेहतर हो रही है। देखिए, मैं इस पर आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। मैं पिछले मैंने अभी रिसेंटली रिज़ाइन किया, मतलब मेरा टर्म ख़त्म हुआ है। मैं पिछले 3 साल से कराची स्टॉक एक्सचेंज का डायरेक्टर था जी हाँ, और मैं रेगुलेटरी अफेयर्स कमेटी का चेयरमैन था वहाँ पे, जो कि उसको रेगुलेटरी अफेयर्स को डील करती है। ये जो आप बात कर रहे हैं ये बात है MCSI इंटरेस्ट की, एमर्जिंग मार्केट का एक इंडेक्स है जी हाँ, जो कि और पाकिस्तान उसकी मेंबरशिप के लिए बहुत अरसे से कोशिश कर रहा था। और ये एक क्रेडिट है कि आप एमर्जिंग मार्केट के इंडेक्स के अंदर पार्ट ऑफ इंडेक्स बन जाएंगे जी। तो ये उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया हमें कि एमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है और हम उसका पार्ट बनेंगे और एक सर्टेन टाइम के बाद हम उसका एक्चुअली पार्ट बन जाएंगे। हम उसको इनडायरेक्टली वहाँ कोट होना शुरू हो जाएंगे। हम उस मार्केट में हमारी प्राइसेस रिफ्लेक्ट होंगी कि शेयर की प्राइसेस क्या है। अच्छा, मैं आपको जो बिल्कुल मुख्तलिफ बात बताने लगा हूँ कि एक आम आदमी का ये ख्याल है कि पाकिस्तान की मईशत सही नहीं चल रही। जी ठीक है, मगर अगर आप पाकिस्तान की कंपनीज के रिजल्ट्स देखें, जो बैंक्स हैं, जो कंपनियां बेवरेज बेच रही हैं, जो साबुन बेच रही हैं, जो शैम्पू बेच रही हैं, जो राइस बेच रही हैं, जो मसाले बेच रही हैं, पाकिस्तान में पिछले 3-4 साल में किसी कंपनी ने लॉस नहीं किया। यकीनन, बिल्कुल। ठीक है, तो पाकिस्तान एक ऐसा मार्केट है जिसमें कुछ सेक्टर में लॉस का चांस ही नहीं है। मैं आपको ये कैटेगोरिकली कह रहा हूँ। देखिए, ये 18 करोड़ आबादी का मुल्क है जी। जो आदमी यहाँ ऑयल मार्केटिंग कर रहा है जी, उसको लॉस कैसे हो सकता है? ठीक है, हो नहीं सकता ना जी। जा सवाल, जो आदमी यहाँ मिनरल वाटर बेच रहा है जी, अनफॉर्चुनेटली जो हमारे हालात हैं ड्रिंकेबल वाटर के, तो मिनरल वाटर वाले की प्राइस तो बढ़ता जा रहा है। तो पाकिस्तान में पिछले 3 या 4 सालों में कंपनीज हैव मेड ह्यूज प्रॉफिट। जो आदमी मोटरसाइकिल बेच रहे हैं जी, जो मोटरसाइकिल बना रहे हैं, जो बैटरी बना रहे हैं, जो लेडीज की लॉन बना रहे हैं,
तो ये 18 करोड़ आबादी का मुल्क है, जहाँ पर अगर मैं आपसे एक और उसको और तरीके से कहता हूँ, 18 करोड़ आबादी का मुल्क है, मैं ये बिलीव करता हूँ कि चलें जी 18 करोड़ में से 16 करोड़ गरीब हैं, मैं मान लीजिए, ठीक है, मगर अगर 2 करोड़ की भी ऐसे आबादी है जो कि कंजम्पशन को में खर्च करते हुए पैसे को नहीं गिनती और वो एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर कर सकती है जी, तो 2 करोड़ की कंज्यूमर पावर पूरी इकोनॉमी को बहुत आगे ले जा सकती है। देखिए पूरे यूरोप की आबादी 25 करोड़ है जी, मेरे पास अगर 1.5 या 2 करोड़ का तो कम से कम ऐसा अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास है, बिल्कुल है। तो ये जो पाकिस्तान का एक पूरा फोर्स है जी, मैन पावर फोर्स, जो मैन पावर फोर्स और एक मिडिल क्लास का फोर्स है, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को चला रहा है, बिल्कुल, और उसकी वजह से ही ये जो आप स्टॉक इंडेक्स देख रहे हैं, ये जो पाकिस्तान आपके जो है ये आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये कभी अब नीचे नहीं आएंगे, ये बता दूं आपको मैं, ये वॉलेटिलिटी नहीं है, ये रियलिटी है कि आज प्राइस किसी ने बढ़ाई हुई है, किसी ने चढ़ाई हुई है, ठीक है, वो 19-20 हो सकता है, मगर अब ये नीचे नहीं आ सकता। उसकी वजह ये है, मगर इसमें जो चीज़ आपने पहले ही बात की थी, इन कंपनीज की जो मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट, इसका जो साइज है जी, वो बड़ा नहीं हो रहा, प्राइस की वैल्यू, शेयर की प्राइस बढ़ रही है, मार्केट बढ़ रही है, मगर जो मार्केट का वॉल्यूम वो है, मतलब साइज है, वो बड़ा नहीं हो रहा, नई कंपनियां नहीं आ रही, नई कंपनी नहीं आ रही जी। उसकी वजह भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्या है वो? उसकी वजह ये होती है कि कंपनियां लिस्टिंग में क्यों आती हैं, कंपनियां लिस्टिंग में क्यों आती हैं? कंपनियां लिस्टिंग में इसलिए आती हैं जब उन्हें कैपिटल रिक्वायर्ड होता है फ्रॉम देयर ओन, अपने पास पैसे नहीं है मगर मार्केट से पैसे रेज करना चाहते हैं वो जी, ठीक है ना। मेरे पास एक कारोबार है, मैंने एक और प्लांट लगाना है, ओनर्स के पास पैसे नहीं है कंपनी के, तो वो कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर देते हैं और वहाँ से पैसे मार्केट से पैसे उठा लेते हैं। आज जो कंपनियां पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज में बैठी हैं, उनके पास इतने पैसे हैं कि उनको लिस्टिंग की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। जो कंपनियां पाकिस्तान में ट्रेडिंग कर रही हैं, जो नॉन लिस्टेड है, उनके पास शॉर्टफॉल ऑफ कैश नहीं है, यू नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हमें एक पूरी हम, जब मैं स्टॉक एक्सचेंज में था, हम बार बार इस बात को कहते थे कि हमें एक पूरी स्कीम बनानी पड़ेगी कि हम लोगों को कैसे एनकरेज करें कि अपने आप को लिस्ट कराएं। सर शुरू करेंगे फर्टिलाइज़र से, फिर उसके बाद आ जाएंगे पावर जनरेशन में, फिर उसके बाद आ जाएंगे डेयरी में, फिर उसके बाद आ जाएंगे राइस में, सारे। सर डिपार्टमेंटल, तो अच्छी बात है, प्रोग्रेस हो रही है। डिपार्टमेंटल स्टोर है, रियल एस्टेट है सर जी, रियल एस्टेट है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं। रियल एस्टेट की सिर्फ एक रीट है इस वक्त जी, एक रीट है सिर्फ, जो रीट है डॉलरन माल की, वो रजिस्टर्ड है जी, बाकी कोई रीट रजिस्टर्ड नहीं है। मगर अब लाहौर में, फैसलाबाद में बहुत बड़े बड़े रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट बन रहे हैं, यकीन, ठीक है, वो लिस्टिंग में क्यों नहीं आते? सर मैं समझता हूँ कि आपने जो फैसलाबाद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, यहाँ मैं अटक गया हूँ कि फैसलाबाद को अगर देखा जाए तो क्या आपकी फील्ड जो है इसे कुछ निगलेक्ट नहीं कर रही? फैसलाबाद पाकिस्तान का कितना रेवेन्यू जनरेट करता है? टेक्सटाइल तो सारा फैसलाबाद का है। मेरे एक हिसाब से किसी भी बड़े शहर के करीब होना के एडवांटेज है और किसी बड़े शहर के करीब होने के डिसएडवांटेजेस भी हैं। फैसलाबाद ने जो नुकसान पहुँचाया है वो लाहौर के करीब होने की वजह से पहुँचाया है कि नहीं मैं उसको सेंस में नहीं कह रहा। जब एक शहर का डिस्टेंस 80 मील होता है ना, और विद द मोटरवे, तो अब एक इंडिपेंडेंस ऑफ शहर डेवलप नहीं हो पाता, क्योंकि वो लोग सुबह जाते हैं और शाम को वापस आ जाते हैं। तो वो, मगर अब यू नो उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है, क्योंकि वो फिर वो एक कंसंट्रेशन हो जाती है बड़े शहर के अंदर। मगर मेरा अब ज़ाती व्यू है कि आपको फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट जो कि सैटेलाइट सिटी ऑफ लाहौर है, इसी तरह कराची में, हैदराबाद, नवाबशाह, इनको आपको डेवलप करना पड़ेगा। यू आर हैविंग टू मच बर्डन ऑन दी स्मॉल सिटीज़। देखिए इसको थोड़ा सा आप एक और तरीके से देखें, अगर आप अमेरिका जाएं या आप इंग्लैंड जाएं, जो फैसिलिटी लंदन में मौजूद है, जो सुपर मॉल, जो दुकान या जो शॉपिंग मॉल लंदन में है, वही उनके छोटे शहर, छोटे गांव में भी बिल्कुल है। पाकिस्तान में ये रिवाज नहीं है और हमें वो तमाम फैसिलिटी कारोबारी जो नहीं है वो अब डालनी पड़ेगी। मगर इसमें एक पॉजिटिव साइड आने वाली है, जब बैंकिंग ऑटोमेट हो गई है। देखिए अब हम ऑटोमेशन में जा रहे हैं, बिल्कुल। अब हमें जरूरत नहीं कि हम जाके ब्रांच में अकाउंट खोलें। जी, अब तो आपका अकाउंट कहाँ पर है, आप 2 साल ना जाए कोई बात नहीं। अब जब ये ऑटोमेशन आ जाएगी तो फिर ज्योग्राफिकल लोकेशन रेलेवेंट नहीं रहेगी। ठीक है, आपके मखसूस शोबे से मैं एक बड़ा इम्पोर्टेंट कमेंट लेना चाहूँगा। हमने प्रोग्राम की शुरुआत की थी हुकूमत के ज़राए महासिल जी,
हुकूमत के ज़राए महासिल, जिस पे आप लोगों की एक्सपर्टीज़ है। अब हुकूमत के ज़राए महासिल में एक हम बहुत खुश आइंद मुस्तकबिल देख रहे हैं, और वो मुस्तकबिल किस शोबे से देख रहे हैं मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके बनने के बाद गवादर सी पोर्ट से लेकर चाइना बॉर्डर, अफगान बॉर्डर और फिर सेंट्रल एशियन स्टेट्स के बहुत सारे ममालिक के ट्रांजिट ट्रेड, तो राहदारी की मद में आपके पास अरबों रुपए आ सकते हैं इससे, राहदारी की मद में ट्रांजिट ट्रेड के। तो इस सिलसिले में आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मैं इस बात पे बड़ा फर्म बिलीव करता हूँ कि कमर्शियल जो वायबिलिटी होती है, इसमें कोई मोहब्बत और दुश्मनी नहीं होती जी। ये CPEC किसी की दुश्मनी में और किसी की दोस्ती में नहीं बन रहा, यकीनन, बिल्कुल ठीक है। ये हम अपने दिमाग से निकाल दें कि इसके पीछे कोई हमारी मोहब्बत है किसी के साथ, कि कोई किसी को हमसे बहुत मोहब्बत है, इसलिए आपने खुल के कह दिया कि वो हमारे, हाँ बिल्कुल खुल के, वो किसी की हमारी मोहब्बत में नहीं बन रहा। 6000 मील का डिस्टेंस लगता है चाइना को शेंजन से, 6000 किलोमीटर डिस्टेंस के साथ ट्रेड, अगर वो बाई सी आता है तो 6000 मील के डिस्टेंस से आता है। साउथ चाइना सी से वो लेके चलता है सामान, सिंगापुर से मलाक्का क्रॉस करता है, फिर वो कोलंबो से होता हुआ फिर वो मिडल ईस्ट की मार्केट में जाता है और यूरोप में जाता है। 6000 मील का डिस्टेंस है उसका जी। अब उस 6000 मील के डिस्टेंस को अगर वो 3000 मील कर लेते हैं तो उनके लिए कमर्शियल वायबिलिटी है। बिल्कुल है। तो ये CPEC का बुनियादी फलसफा है सर। उनके बुनियादी फलसफे से हमको कितना फायदा आता है? उनका एक और फलसफा भी जी, जो हम रियलाइज नहीं करें। दूसरा फलसफा ये है कि अगर आप चाइना कभी गए हो तो चाइना एज अ कंट्री एक मुल्क है जी, मगर वहाँ डेवलपमेंट में बहुत डिस्पैरिटी है। जो शेंजन का इलाका है, जो साउथ चाइना सी का इलाका है, और जो उरुमची का इलाका है, जो सिंकियांग का इलाका है, वो उनकी डेवलपमेंट में डिस्पैरिटी है। उनकी गवर्नमेंट की प्रोजेक्शन ये है कि अगर ये डिस्पैरिटी रही तो उनको पॉलिटिकल प्रॉब्लम आ जाएंगे। तो वो चाहते हैं कि वो ट्रेड अगर वहाँ से गुजरेगी उस इलाके से, जो उनके सेंट्रल एरियाज हैं, तो उनको पॉलिटिकल और कल्चरल एडवांटेज होगा, फाइनेंशियल एडवांटेज होगा। तो ये दो बुनियादी वजूहत हैं जो चाइना अपनी सी ट्रेड को कन्वर्ट कर रहा है टुवर्ड द लैंड ट्रेड। अच्छा, अब हम आ गए। अब हम जब उस पैसेज पे बैठे हुए हैं जो कि उस रास्ते पे मौजूद है, तो अब हमें उस पैसेज उस एडवांटेज से अपने आप को एनकैश करना है और उसको बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान में लेके इस्तेमाल करना है। ठीक है। अब ग्वादर में आएगा, मैं कहता हूँ ग्वादर उसको आप कराची में ले आए, उसको अगर वो वहाँ से टर्न होकर कराची भी आ जाता है तो उनके लिए फिर भी 3000 मील बच जाते हैं। ठीक है। और 3000 बचने के अलावा उनका जो ऊपर वाले इलाके में सियासी और समाजी मसला है वो भी हल हो जाता है। और हमारा भी मसला, हमारा तीसरा पॉइंट जो हम अक्सर इग्नोर करते हैं कि जो CPEC का जो रोड ट्रांजिट है ये पाकिस्तान के चारों सूबों का बाइंडिंग लिंक है। देखिए, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आज पाकिस्तान के चारों सूबों में एक बाइंडिंग लिंक नया क्रिएट कर रहे हैं आप। अब इसकी जो टोल फी है या इसका जो पेरिफेरल रिलेशन है, जो साइड में इंडस्ट्री लगेगी, जो साइड में रेस्टोरेंट, वो एक पूरा एक पैकेज है। इसी पैकेज पर सर, इस पैकेज पर हम इसको देख रहे हैं कि इसमें कितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है। मैं इसको इस नज़रिए से नहीं देखता। लेकिन सड़क मैं बना दूं कि सड़क वो बना दें, वो रेलिवेंट नहीं है उस सेंस में। ठीक है, वो बन गई। अब उसके होने के बाद क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी, वो मेरे लिए ज़्यादा रेलिवेंट है। वो रेलिवेंट है कि मैं जब मेरी CPEC फ्रॉम खंजराब टू ग्वादर चलेगी, उस पूरे प्रोसेस में मेरे पास कितना स्पेस है वो मुझे देखना है। तो उसको देखने की वो मेरे लिए एक इकोनॉमिक वायबिलिटी है। अच्छा, उसके साथ जो लिंकेजेस हमारी आएंगी वो लिंकेजेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं सर। इसी लिंकेज पर हम इंशाल्लाह ताला गुफ्तगू का सिलसिला आपके साथ अगले प्रोग्राम में भी हम जारी रखेंगे। वक्त की तंगी आड़े आ रही है, तो लिहाजा आज हम आपसे गुफ्तगू यहीं इख्तिताम करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में आपके साथ सैर हासिल गुफ्तगू और करेंगे। थैंक यू नाजरीन, शब्बर जदी साहब ने अपनी मसरूफियात में टाइम निकाला, बेइंतहा शुक्रिया, बहुत कुछ सीखने को मिला। इनसे गुफ्तगू अगले किसी प्रोग्राम में जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।